हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूरिया साइकिल, यानी कि यूरिया क्या होता है, ये हमारी बॉडी में कैसे बनता है, कैसे एक्सक्रीट होता है, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है और कैसे जो है हमारी यूरिया साइकिल जो है वो डिस्टर्बेंस हो सकती है, उसके बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। यूरिया जो है, इसके पहले इंट्रोडक्शन, यूरिया क्या होता है। द यूरिया साइकिल इज़ द फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे टू बी इल्यूसेटेड। द साइकिल इज़ नोन एज द क्रेब हैंस लिमिट यूरिया साइकिल। यानी कि हमारी बॉडी में जो यूरिया का प्रोडक्शन होता है वो लीवर के अंदर होता है, और उसके लिए जो प्रोटीन डाइट लेते हैं तो प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम यूरिया बोलते हैं, और जो अमोनिया होता है वो यूरिया में चेंज हो जाता है। यूरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में ये एक पॉइजनस कर सकता है अगर ये नहीं एक्सक्रीट होगा तो। सबसे पहले ये ब्लड में जाता है, उसके बाद फिर ये हमारी किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। फर्स्ट जो मेंबर था इसका रिएक्शंस का जो है उसका नाम है ऑर्निथिन, तो इसको ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। यूरिया मैंने बता दिया लीवर में सिंथेसिस होता है और ट्रांसपोर्ट होता है किडनी के द्वारा। यूरिन में ये सोल्यूबल होता है, तो यूरिन के थ्रू जो है ये पास आउट हो जाता है। इसके बाद द 2 नाइट्रोजन एटम्स ऑफ यूरिया आर डेराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। मतलब इसके जो 2 नाइट्रोजन जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग जो 2 डिफरेंट वहाँ पे सोर्स होते हैं। एक जो है वो अमोनिया है, यानी कि अमोनिया से बनता है, और जो दूसरा है वो डायरेक्ट जो है वो अल्फ़ा अमीनो ग्रुप होता है जिसका नाम है जो है एस्पार्टिक एसिड से बनता है। कार्बन एटम जो है CO2 के द्वारा ये सप्लाई किया जाता है। यूरिया जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, यानी कि हमारी बॉडी में जब प्रोटीन जो डाइट में हम लेते हैं उसमें अमीनो एसिड हमारे जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो लीवर में होते हैं, और उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है। पहले अमोनिया बनता है और अमोनिया से जो बनता है वो यूरिया का प्रोडक्शन होता है। यूरिया जो अकाउंट मतलब 80 to 90% जो है नाइट्रोजन का पार्ट होता है, कंटेनिंग सब्सटेंस रखता है, जो कि एक्सक्रीट यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। यूरिया सिंथेसिस इन 5 स्टेप, यानी कि जो यूरिया होता है वो 5 स्टेप में वो अपनी उसकी साइकिल जो है कंप्लीट होती है, और 5 डिस्टिंक्ट उसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि वो एंजाइम जो है इस साइकिल में रोल प्ले करते हैं। जो फर्स्ट 2 एंजाइम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि जो रेस्ट ऑफ एंजाइम होते हैं वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी जो है साइकिल डायग्रामेटिक दिखाई हुई है यहाँ पे, इसका नाम है यूरिया साइकिल, और इसका जो फार्मूला होता है O बॉन्ड NH2 C NH2 यूरिया, इसका जो है ये यूरिया का फार्मूला है। और अमोनिया जो है प्लस CO2, फर्स्ट स्टेप है हमारा ये कार्बेमोवाइल फॉस्फेट, और ये हमारा चेंज हो जाएगा सिट्रोलिन में, और यहाँ पे एस्पार्टेट जो है फ्यूमरेट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, और इसमें जो आर्गिनन सक्नेट बनेगा यहाँ पे सक्सीनेट, और उसके बाद आर्गेनिन, और इसके बाद यूरिया और ऑर्थिनिन बनेगा। ऑर्थिनिन जो होता है ये फिर दोबारा यहाँ पे सिट्रोलिन में चेंज हो जाता है बाय हेल्प ऑफ द एंजाइम। ये कंटिन्यू साइकिल हमारी बॉडी में चलती रहती है। इसमें यहाँ पे हमें जो दिखा रखा रिटर्न में कि जो हमारा स्टेप फर्स्ट है इसमें है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट, यानी कि जो पहला स्टेप है उसमें हमारा बनेगा कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस होगा। इसको हम CPS के नाम से जानते हैं। CPS का मतलब होता है CPS फर्स्ट, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस। ये यहाँ पे एंजाइम का नाम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कैटालाइज करता है, कंडेंसेशन होता है यहाँ पे NH4 का, और आयंस जो है CO2 के साथ में यहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट में बन जाता है। जो स्टेप होता है ये कंज्यूम करता है 2 ATP, यानी कि इस स्टेप को कंप्लीट होने के लिए 2 ATP की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, और ये जो है रिवर्सेबल होता है। और ये जो है यहाँ पे इसकी जो रेट लिमिट होती है, इसकी बनने की एक पूरा लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनने के लिए तैयार है। CPS जो फर्स्ट होता है इसको में रिक्वायर पड़ती है हमें N-एसिटाइल ग्लूटामेट की इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए। कार्बोमाइल जो फॉस्फेट है यहाँ पे जो हमारा सेकंड बनता है, CPS सेकंड के नाम से जानते हैं, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस। तो ये जो है इसमें इन्वॉल्व होता है यहाँ पे प्रिमिडाइन सिंथेसिस में, और ये प्रेजेंट होता है साइटोसोल में।
ये अमीनो ग्रुप में जो है ग्लूटामाइन जो के रूप में होता है, और इसमें जो है एन एसिटाइल ग्लूटामेट की ज़रूरत हमें नहीं होती है। जो सेकंड वाली जो हमारी जो रिएक्शन होती है इसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसमें डायग्रामेटिक दिखा रखा है कि ये कैसे बनता है। यहाँ पे CO2 + NH3 + 2 ATP की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, और कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस फर्स्ट है। कार्बोमाइल फॉस्फेट 2 ADP और फॉस्फेट यहाँ पे बनेगा, और एसिटाइल ग्लूटामेट की यहाँ पे हमें यहाँ पे नीड होगी, लेकिन सेकंड स्टेप में हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ये कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस है CPS1 CPS2। CPS1 जो है ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और CPS सेकंड जो प्रेजेंट होता है साइटोसोल में। ये हमें यूज होता है NH3 को चेंज करने के लिए, इसका यूज होता है ग्लूटामाइन में चेंज करने के लिए। यूरिया साइकिल में यूज होता है, ये पायरीमिडी साइकिल में यूज होता है, बायोसिंथेसिस होता है इसका। ये एक्टिवेटेड होता है NAG के द्वारा, और यहाँ पर जो है ये इनिबिट होता है CTP के द्वारा। सेकंड जो है हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोलिन। सिट्रोलिन कैसे बनता है स्टेप 2 में? तो सेकंड जो रिएक्शंस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सिट्रोलिन जो सिंथेसाइज होता है ये कार्बोमाइल जो फॉस्फेट है इसके रूप में इससे बनता है, और ऑर्निथिन जो है ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा यहाँ पे इसके में होता है। ऑर्निथिन जो है यहाँ पे रीजनरेट होता है, और यूरिया साइकिल बनाने में इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ऑर्निथिन और सिट्रोलिन जो है ये बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कभी भी प्रोटीन स्ट्रक्चर में बाउंड नहीं होते हैं, इनमें कोडॉन्स की कमी होती है। सिट्रोलिन जो है वो ट्रांसपोर्टेड होता है साइटोलोसोल के द्वारा। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर जो सिस्टम है वो इसमें यूज होता है। सिट्रोसिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता टिश्यू में, और ना ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो है मिल्क के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे टिश्यू में, टिश्यू प्रोटीन्स में और ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता है सिट्रोलिन, और ये जो है यहाँ पे मिल्क में प्रेजेंट होता है। स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोलिन। सिट्रोलिन कैसे बनता है? तो ऑर्निथिन प्लस कार्बोमाइल फॉस्फेट, यहाँ पे ऑर्निथिन जो है ट्रांस कार्बोमाइलेज जो है एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, सिट्रोलिन प्लस फॉस्फेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। इसके बाद स्टेप 3 फॉर्मेशन ऑफ द आर्गी सक्सिनेट। तो सिट्रोलिन जो है ये कंडेंस करेगा एस्पार्टेट के साथ में और आर्गिनो सक्सिनेट, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम है आर्गिनो सक्सिनेट सिंथेसिस। सेकंड जो अमाइनो ग्रुप होता है यूरिया साइकिल का इसमें यूज होता है, इनकॉर्पोरेट होता है, और यहाँ पे ATP की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो AMP और फॉस्फेट जो है यहाँ पे क्लीव हो जाता है। हाई एनर्जी जो बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे हमें, और जो हमारा जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉस्फेट है वो दोबारा यहाँ पे इमीडिएट ब्रोक डाउन हो जाता है, टूट जाता है वो। स्टेप 4 में होता है फॉर्मेशन ऑफ आर्गिनिन और क्लीवेज ऑफ द आर्गिनो सक्सिनेट। यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा। जो एंजाइम है उसका नाम है आर्गिनिनो सक्सेट, ये एंजाइम है, और आर्गिनो सक्सिनेट लाइजेज यहाँ पे क्लीवेज हो जाता है। आर्गिनो सक्सिनेट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है आर्गिनिन में और फ्यूमरेट में, जो कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट साइकिल जो TCA साइकिल में ये पार्ट प्ले करता है। फ्यूमरेट जो है ये प्रोवाइड कराता है यहाँ पे कनेक्टिंग करता है यहाँ पे लिंक के साथ में TCA के साथ में, TCA साइकिल में और ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक वो प्रोसेस होता है जहाँ पर जो है कि नॉन जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं सब्सटेंस वो ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, फॉर्मेशन होता है उनका। फ्यूमरेट जो है कन्वर्टेड हो जाता है ऑक्सिलो एसीटेट में, और उसके द्वारा जो MADH है फ्यूमरेट है उनके द्वारा ये काम होता है और ट्रांसमिट हो जाता है एस्पार्टेट में। एस्पार्टेट जो है हमारे रीजनरेट होता है इस रिएक्शंस के द्वारा। इसमें रिएक्शन दिखा रखा नीचे, फ्यूमरेज एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है, फिर मैलेट बनता है। उसके बाद मैलेट जो है यहाँ पे NAD और NADPH एंजाइम इसमें चेंज हो जाता है और ऑक्सिलो एसीटेट बनता है, और फाइनली अमीनो जो ट्रांसफेर यहाँ पे हेल्प करता है एंजाइम और एस्पार्टेट में ये बदल जाता है। स्टेप 5 में फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, जो लास्ट स्टेप है इसमें यूरिया बन जाता है। इसमें आर्गिनिन जो आर्गिनेज एंजाइम होता है 5th स्टेप में फाइनल एंजाइम होता है, ये क्लेवेज होता है आर्गिनिन के द्वारा, और यूरिया जो है बन जाता है और ऑर्निथिन बनता है। दो फॉर्म यहाँ पे बनते हैं, एक यूरिया और एक ऑर्निथिन। ऑर्निथिन जो है वो रीजनरेट हो जाता है, एंटर हो जाता है, आगे सिट्रोलिन में बदल जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये यूरिया साइकिल में रीयूज होने का काम करता है। आर्गिनिन जो है वो एक्टिवेट होता है CO2 CO के और MN के द्वारा, और ऑर्निथिन जो है लाइसिन कम्पीट करता है आर्गिनिन यहाँ पे के द्वारा ये, और कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ये करता है। इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आर्गिनिन जो है ये मोस्टली फाउंड होता है लीवर के अंदर,
जबकि रेस्ट ऑफ एंजाइम जो 4 एंजाइम होते हैं वो यूरिया साइकिल के वो टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिन सिंथेसिस होता है जो अलग अलग टिश्यूज़ में बहुत सारे टिश्यू होते हैं जो ऑर्गेनिन वहाँ पर सिंथेसिस होता है, लेकिन जो है ये लीवर में बिल्कुल भी ये प्रोड्यूस नहीं होता है, जो मतलब बट ओनली द लीवर कैन अल्टीमेट प्रोसेस ऑफ यूरिया, यानी कि लीवर ही हमारा ऐसा है, हमारा ऑर्गन है जो कि यूरिया को प्रोडक्शन कर सकता है। यहाँ पे यूरिया की साइकिल दिखाई हुई है कि साइटोसोल में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें कार्बोमेनाइल, फॉस्फेट और ऑर्निथिन जो है यहाँ पे ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और एन-एसिटाइल ग्लूटामेट प्रेजेंट होता है। और जो हमारा ये साइटोसोल है इसमें एल-आर्गिनिन, फ्यूमरेट और आर्गिनो सक्सिनेट जो है सिंथेसिस बन के तैयार होते हैं। ये यहाँ पे एनर्जेटिक जो है, यहाँ पे एनर्जेटिक्स यूरिया साइकिल के बारे में बताया हुआ है। जो ओवरऑल जो रिएक्शंस होती है वो समराइज होती है हमारी इस स्टेप के द्वारा। NH3 + CO2 + एस्पार्टेट इज इक्वल टू यूरिया + फ्यूमरेट, ये मेन रिएक्शंस होती है। इसमें 2 ATP यूज़ होते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अनादर जो ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है AMP + PPI में, फॉस्फेट में, और थर्ड स्टेप में वो यूज होते हैं। इसके बाद जो इक्विवेलेंट 2 जो होती है वो 2 ATPs के बराबर होता है। यूरिया साइकिल जो है वो कंज्यूम करता है 4 हाई एनर्जिक फॉस्फेट बाउंड की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, और फ्यूमरेट हमारा जो फॉर्म बनता है 4th स्टेप में बनता है और वो कन्वर्टेड हो जाता है मैलेट में। मैलेट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है वहाँ पे ऑक्सलो एसीटेट में और प्रोड्यूस करता है 1 NADH जो कि 2.5 ATP के बराबर होता है। इसलिए नेट जो एनर्जी हमारी एक्सपेंडिचर होती है इसमें केवल 1.5 हाई एनर्जिक फॉस्फेट बनते हैं यहाँ पे यूज़ होती है। और यूरिया साइकिल जो है और TCA जो साइकिल होती है इसमें इंटरलिंक होती हैं आपस में, ये इसको हम बोलते हैं यूरिया बाई साइकिल, यानी कि यूरिया साइकिल और TCA साइकिल जब आपस में एक दूसरे के साथ वो बाई इंटरलिंक होते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूरिया बाई साइकिल। ये यहाँ पे यूरिया बाई साइकिल हमें दिखा रखा है कि इंट्रासेलुलर जो हमारी प्रोटीन होती है उसमें अमाइनो एसिड होते हैं, ये हमारी डायरेक्टरी प्रोटीन है जो हम बाहर से लेते हैं, और यहाँ पे कार्बन स्केलेटन है जो अल्फ़ा कीटो एसिड और सिट्रिक एसिड साइकिल है, ऑक्सो एसीटेट, फिर ग्लूकोज बनता है जो सिंथेसिस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में, और CO2 + यहाँ पे H2O + ATP जो है यहाँ पे बनता है। ये बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड है जो न्यूक्लियोटाइड्स और द बायोलॉजिकल एनिमल्स के द्वारा होता है। इसके बाद ये कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है यहाँ पे, ये यूरिया साइकिल में एंटर हो जाता है, और उसके बाद में नाइट्रोजन जो एक्सक्रीट जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है उसको हम यूरिया के नाम से जानते हैं, फिर वो हमारे यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। ये एस्पार्टेट आर्गिनो सक्सिनेट जो है यहाँ पे शंट होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल होती है, जो दोनों के बीच में ये वाला लिंक है जो हमारी यूरिया साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल का जो लिंक है वो यही लिंक होता है जिसके बारे में हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ यूरिया साइकिल में, यानी कि यूरिया साइकिल जो है वो सिग्निफिकेंट कब हो सकती है और किस कारण वो जो है सिग्निफिकेंट हो सकती है। टॉक्सिक अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक यूरिया, जो हमारे में टॉक्सिक अमोनिया बनती है वो बदल जाती है हमारी बॉडी में वो नॉन टॉक्सिक यूरिया के रूप में, जो कि फिर वो हमारे ब्लड में मिल जाती है और फिर वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। सिंथेसिस होता है यहाँ पे सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड आर्गिनिन का, और ऑर्निथिन जो है एक प्रिकर्सर होता है प्रोलीन का, जो प्रोलीन हमारा अमाइनो एसिड है, और पॉलीएमाइंस का। पॉलीएमाइंस जो है वो इंक्लूड होता है पुट्रीसक्सिनेट और 2 स्पर्मिडाइन और 2 स्पर्माइन का। पॉली जो अमाइंस होता है ये डाइवर्स होता है, रोल प्ले करता है यहाँ पे सेल ग्रोथ में और प्रोलिफरेशन यानी कि सेल के प्रोलिफरेशन में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद है रेगुलेशन ऑफ यूरिया। यूरिया का रेगुलेशन कैसे होता है, तो कार्बोमाइल जो फॉस्फेट होता है सिंथेज जो एंजाइम है CPS1 बोलते हैं, ये जो है एक लिमिटेड एंजाइम होता है जो कि यूरिया साइकिल में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। CPS1 जो होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस एंजाइम है, ओलोस्टैटिकली ये एक्टिवेट होता है N-एसिटाइल ग्लूटामेट नाक के द्वारा NAG के द्वारा, और यह सिंथेसाइज होता है ग्लूटामेट और एसिटाइल को एंजाइम, और सिंथेसिस डिग्रेड करता है यहाँ पे हाइड्रोलोस को। इसका जो रेट होता है यूरिया का सिंथेसिस होता है लीवर के अंदर और कोरिलेट करता है उसको ये,
और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है यहाँ पे विद एन एसिटाइल ग्लूटामेट के रूप में। इसके बाद ये यहाँ पे डायग्रामेटिक दिखा रखा है कि फॉर्मेशन एंड द डिग्रेडेशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूटामेट का। इसमें एन एसिटाइल CoA कोएंजाइम, NAG सिंथेसिस, CoA एन एसिटाइल ग्लूटामेट, और उसके बाद ये ग्लूटामेट जो है इधर से यहाँ पे आ जाएगा, और एसीटेट और NAG जो है हाइड्रोलाइज एंजाइम जो है यहाँ पे यूज होगा। हाई जो कंसंट्रेशन होती है आर्गेनिन इंक्रीज जो इसका बढ़ जाता है, और जिसका कंजप्शन होता है वो प्रोटीन रिच मील जो खाते हैं उसमें इंक्रीज हो जाता है। NAG लीवर के अंदर में जो कि एनहेंस करता है यूरिया सिंथेसिस को, जो हैवी प्रोटीन डाइट पे डिपेंड करते हैं। CPS1 एंड GDH आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों एंजाइम जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को और फॉर्मेशन करते हैं NH3 का, जो कि यूटिलाइजेशन होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस के द्वारा। इसके बाद जो फर्स्ट 2 स्टेप्स एंजाइम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। फ्यूमरेट जो इनिबिट्स करता है फोस्फेट में होता है। फ्यूमरेट जो है फ्यूमरेज एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और आर्गेनोसक्सीजेट जो लाइजिज होता है वो साइटोप्लाज्म में साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। इसमें डिस्पोजेबल ऑफ यूरिया कैसे डिस्पोज होता है। यूरिया प्रोड्यूस होता है हमारे लीवर में, फ्रीली डिफ्यूज होता है हमारे ब्लड में, ट्रांसपोर्ट ब्लड ये जो वाटर सोल्यूबल होता है ब्लड में चला जाता है, और किडनी के द्वारा जो है एक्सक्रीट कर दिया जाता है, हमारी किडनी के द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो हमारी बॉडी में टॉक्सिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है एंटर करता है हमारे इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे ये ब्रोकन किया जाता है CO2 में और NH3 में, जो हमारे पास बैक्टीरियल एंजाइम यूरेज के नाम से हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये यूरेज जो एंजाइम होते हैं ये यहाँ पर इसको जो यूरिया होता है बहुत कम अमाउंट में इंटेस्टाइन में CO2 और NH3 में ये चेंज कर देता है, और अमोनिया जो होता है ये लॉस्ट हो जाता है हमारी फेसिस में, और कुछ जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, और उसके बाद फिर ये ब्लड के बाद फिर ये हमारी किडनी में जाता है, और किडनी के द्वारा ये एक्सक्रीट कर लिया जाता है। डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल, यानी कि यूरिया साइकिल में डिसऑर्डर कैसे हो सकते हैं, तो इसका मेन जो फंक्शन होता है यूरिया साइकिल का वो रिमूव किया जाता है टॉक्सिक अमोनिया को ब्लड में से, और उसके बाद ये फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। अगर कोई मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट हो जाए या कन्वर्जन में डिफेक्ट हो जाए, अमोनिया जो है यूरिया में चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको उस यूरिया साइकिल जो है उसके बाद उसकी ठीक से नहीं चलेगी, उसको बोलते हैं हाइपर अमोनेमिया। हाइपर अमोनेमिया का मतलब होता है कि NH3 इंटॉक्सिफिकेशन, NH3 जो है वो NH4 में चेंज नहीं हो पाएगा। जो हाइपर अमोनीमिया होता है ये प्रॉब्लम होती है इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल एंजाइम्स के द्वारा। इनहेरिटेड जो माँ बाप से लेके आता है। फैमिलियल हाइपर अमोनीमिया यानी कि फैमिली में से मिला है। एक्वायर्ड डिसऑर्डर मतलब बाहर से आया है, कहीं से लीवर डिजीज़, किसी को सीवियर रीनल डिजीज़ हो गई है, वो एक्वायर्ड कहीं से बाहर से आ गया है। और हाइपो अमोनिया के ये रीज़न होते हैं कि जब तक वो पूरा यूरिया में चेंज नहीं होगा अमोनिया, तब तक ये आगे जो किडनी उसको पास नहीं कर सकती है। अमोनिया टॉक्सिसिटी कैसे हो सकती है, हमारी बॉडी में फिर टॉक्सिक बन जाएंगे, जहरीला बन जाएगा ये। तो इसमें हो सकता है इंक्रीज लेवल ऑफ अमोनिया क्रोसिस BBB फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूटामेट। BBB का मतलब होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, उसके थ्रू जो है इसका लेवल अमोनिया का इंक्रीज हो जाता है। और मोर यूटिलाइजेशन अल्फा ग्लूटारेट का ज़्यादा यूजेशन शुरू हो जाए, डिक्रीज लेवल हो जाए अल्फा कीटो ग्लूटारेट का हमारे ब्रेन में, या अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो की इंटरमीडिएट चेंज होता है TCA साइकिल का, टी साइकिल में ये मेनली होता है। डिक्रीज लेवल हो जाए यहाँ पे TCA साइकिल का, या डिक्रीज ATP प्रोडक्शन हो जाए, तो ये जो है इसमें फिर अमोनिया टॉक्सिसिटी होने के चांस है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट प्लस NH3, यहाँ पे GDH की हमें ज़रूरत है, NADPH प्लस H ये बन जाएगा NADPH में, और ग्लूटामेट में ये बदल जाएगा यहाँ पे। हिपैटिक कोमा जो एक्वायर्ड हाइपोअमीनिया होता है यहाँ पे, इस बीमारी में क्या होता है लीवर हिपैटिक फेलियर और हिपैटिक कोमा, जिसमें डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। हाइपर अमोनीमिया जो है एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो लीवर फेलियर का वो कारण होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि पोर्टल सिस्टेमेटिक एनसिफालोपैथी। हमारी जो प्रॉब्लम्स हो जाती है ज़्यादा होने के कारण, वहाँ पे जो अमोनिया होता है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता यूरिया में, फिर हमारे जो लीवर फेलियर के चांसेस होते हैं। जो अमोनिया होता है वो नॉर्मली टॉक्सिक जो है वो कंपाउंड्स होता है, जो कि हमारी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है, मेटाबॉलिज्म के द्वारा होता है।
जो हमारा लीवर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा, और इसको डिटॉक्सीफाई करता है हमारा लीवर इसको डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे पोर्टल सिस्टेमेटिक जो शंटिंग होता है वो ब्लड के द्वारा होता है, और टॉक्सिन जो बाईपास करता है लीवर, और उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के द्वारा बढ़ जाती है। साइन, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स, यानी कि CNS हमारा डिसफंक्शन हो सकता है, मैनिफेस्टेशन हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, जिसमें एसाइटिस, जॉन्डिस, हिपेटोमेगाली, एडिमा और हेमोरेज होने के चांसेस होते हैं। इसका जो मैनेजमेंट होता है कंडीशन वो डिफ़िकल्ट्स होती है। लो प्रोटीन डाइट, इंटेस्टाइनल डिसफंक्शंस, बाउल जिसमें क्लियरिंग एंटीबायोटिक्स के कारण, और विद इन होल्डिंग जो विद होल्डिंग हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस, ये सब जो हैं इसके रीजन हो सकते हैं। ये इनेटेड डिसऑर्डर हैं यूरिया साइकिल के, जैसे हाइपर अमोनीमिया फर्स्ट, इसमें डिफेक्टिव एंजाइम होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1, और ये जो प्रोड्यूस करता है एक्युमुलेट करता है ये अमोनिया में, अमोनिया जो है एक्युमुलेट हो जाता है बॉडी में। और हाइपर अमोनीमिया 2 ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमलेज जिसको बोलते हैं, और एटिंग एस्निमोस जो कॉमन होता है अमोनिया। और ये सिट्रुलिमिया एज गारिनोसक्सिनेट सिंथेसिस एंजाइम होता है, सिट्रुलिन में बदल जाता है। और आर्गेनिक जो होता है सिट्रुलिन मिलेज में आर्गिनोसक्सिनेट, और आर्गिनेमिया आर्गिनोस और द आर्गिनिन जो है इसका ये प्रोडक्ट है जो वहाँ पर एक्युमुलेट हमारी बॉडी में हो जाता है। ये एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेसिस डिफिशिएंसी होती है, ये बनना थोड़ा कम हो जाता है। ये ऑटोसोमल रिसीव कहीं से रिसीव हो जाता है, और इसमें एक सीवियर न्यूनेटल डिसऑर्डर हो जाता है, बच्चों को फैटल कॉन्सिक्वेंस हो जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे एनालॉग एनेसिटाइल एल ग्लूटामेट और एक्टिवेट CPS के द्वारा कर सकते हैं। ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर डिफिशिएंसी हो सकती है उसको। ऑर्निथिन एक्युमुलेट जो है वहाँ पे साइटोप्लाज्म में हो सकता है। HH सिंड्रोम हो सकता है, हाइपर ऑर्निथिन हाइपर अमोनियम और हाइपोसिट्रुलिमिया उसको हो सकता है। ये सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर जो आएंगे इंक्रीज लेवल ऑफ अमोनिया रिजल्ट के। इसमें क्या हो सकता है, उसको स्लगिंग हो सकती है, स्पीच बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लोडिंग हो सकती है, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, बेहोश हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, न्यूरोइजीलियल डिफिशिएंसी हो सकती है, मेंटल जो उसको रिटार्डेशन हो सकता है, कोमा और डेथ होने के जो है चांसेस होते हैं। डायग्नोसिस, उसमें इंक्रीज लेवल जो अमोनिया जो हो जाएगा ब्लड में बढ़ जाएगा और यूरिन में भी ज़्यादा आएगा। इंक्रीज ग्लूटामेट हो जाएगा, CSF एक्सक्रीट करेगा यूरिन में, और डिक्रीज ब्लड में लेवल यूरिया का लेवल कम हो जाएगा। यूरिया साइकिल इंटरमीडिएट जो एक्युमुलेट करेगी ब्लड में, और यूरिन में वो एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है इसका, इसमें इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे उसको सोडियम बेंजोएट फिनाइल एसीटेट का, और उसके बाद में इसको ग्लाइसिन ग्लूटामेट और वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स जो हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको देंगे। और उसके बाद जो अमोनिया होता है वो ट्रैप हो जाएगा, रिमूव करना चाहिए हमें किसी टेक्निक के द्वारा, बॉडी में से बाहर निकालना है, जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस के द्वारा। टॉक्सिक हाइपर अमोनिया हो जाएगा, उसको हीमोडायलिसिस, और ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें हीमोडायलिसिस, उसका डायलिसिस पे उसको डालना पड़ेगा। ब्लड यूरिया सिग्निफिकेंट, नॉर्मल जो ब्लड यूरिया है वो होना चाहिए 10 to मिलीग्राम पर DL हमारे ब्लड में, और अबाउट 15 to 30 ग्राम यूरिया जो है उसमें हमारा जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है पर डे। और ब्लड यूरिया एस्टिमेशन जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा हम कर सकते हैं, जिसमें जो KFT में आता है, किडनी फंक्शन टेस्ट में ये आता है। एलिवेशन इन ब्लड यूरिया, जब ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, बिल्कुल लाइन पे पहुंच जाती है, तो वो 3 कैटेगरीज में उसको क्लासीफाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी है प्री रीनल, यानी कि रीनल से पहले। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है, और उसके कारण नेगेटिव जो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है। और इसके लिए जो मेजर सर्जरी, प्रोलॉन्ग्ड फीवर, डायबिटिक कोमा, थायरोटॉक्सिसिस होने के चांसेस होते हैं। और इसके लिए ल्यूकीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इनमें भी ये देखा जाता है, उसमें ब्लीडिंग जो ब्लड यूरिया है उसका लेवल बढ़ जाता है। रीनल यानी किडनी खराब है, रीनल डिसऑर्डर जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और क्रोनिक नेफ्राइटिस, नेफ्रोस्क्लेरोसिस, पॉलीसाइटिक डिजीज इन किडनी, ब्लड यूरिया इज इंक्रीज, बढ़ जाएगा वहाँ पे। पोस्ट रीनल रीनल के बाद ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट बंद हो जाएगा, यूरिन आना बंद हो जाएगा। ट्यूमर के कारण, स्टोन के कारण, इसको रीनल कैलकुलाई बोलते हैं। प्रोस्टेट इंक्रीज होने के कारण, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ जाएगा, यूरिन नहीं आएगा, और ब्लड यूरिया जो है वो हमारा एलिवेटेड हो जाएगा, ब्लड में यूरिया की लेवल बहुत बढ़ जाएगा। ये किसके कारण हो सकता है, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूरिया फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स,
वहाँ पे जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन, वो बढ़ जाएगा वहाँ पे। इसके बाद थैंक यू बच्चों, आज हमने आपको पढ़ाया यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल के बारे में आप इस वीडियो को देखो, अच्छी तरीके से समझो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो हम इसके बाद शॉर्ट आउट करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी इसमें आप पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।